बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। और सबसे पहले वतन और अहले वतन के लिए नेक ख्वाहिशात। और आप जहां भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। दोस्तों, आज रास्ता न्यूज़ ने एहतमाम किया है आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौका पर एक ख़ुसूसी प्रोग्राम मुरतब किया है। और आप जानते हैं कि 3 मई जो होता है पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त के तौर पर मनाया जाता है। और ये अहद किया जाता है कि जो इंसान का इज़हार ख़याल का हक़ है, उसके जीने के हक़ की तरह अहम है, उसके लिखने का बोलने का जो हक़ है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि इस हक़ को छीनने के लिए दुनिया भर के हुक्मरान जो होते हैं, जो हुकूमतें होती हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस हक़ पर हमेशा कदगने लगाती हैं, इस हक़ को दबाने की कोशिश करती हैं। और एक तवील इसकी हिस्ट्री है। अगर हम तफसील में जाएँ तो ज़ाहिर है कि इस मुख्तसर प्रोग्राम में उसका अहाता नहीं हो सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज़ादी सहाफ़त के लिए लड़ने वाले भी उसी तरह भरपूर ज़िंदा हैं और आज़ादी सहाफ़त को छीनने वाले हुक्मरान भी उसी तरह अपने जो उनकी आदत है या उनका एक वतीरा है वो भी जारी है। और ये एक जंग जारी है। एक तरफ रोशनी की बात है कि आज़ादी सहाफ़त के ज़रिए रोशनी फैलाई जाती है और दूसरी तरफ अंधेरे की ख्वाहिश है जिसके ज़रिए जबर के ज़रिए अंधेरा किया जाता है, यानी सोचों पर पहरे लगाए जाते हैं। मैं अगर अपने वतन की तरफ आऊँ तो पाकिस्तान में जो सहाफ़त और सहाफ़ी है वो एक तवील अरसे से कटहरे में चला आ रहा है। और इसकी तारीख़ में अगर हम जाएँ तो वो बड़ी भयानक है। और हमेशा जो आज़ादी सहाफ़त का हक़ है उसको छीनने के लिए हुक्मरानों ने, चाहे वो जर्नैल हों चाहे सिविल हुकूमतें हों, उन्होंने इस हक़ को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया और इसको छीनने की हमेशा उनकी कोशिशें और काले कवानीन बनाने की आदतें ख़त्म नहीं हुई। मुझे याद है कि आज अगर हम यौम मई जो 2021 में मनाया जा रहा है, मुझे याद है कि जब जनरल ज़ियाउल हक़ का इक़्तिदार चौबंद पर था और उसकी कठपुतली हुकूमत जो वज़ीर आज़म थे शौकत अज़ीज़, उनकी भी एक मसनूई तमतराक जो था, रौनक जो थी, वो भी अरूज पर हमें नज़र आती है। और उसी ज़माने में 3 मई जब आया था तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम, RIUJ के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक में एक भरपूर मुज़ाहरा किया गया था अपने हकूक़ के लिए। लेकिन उस मुज़ाहरे पर इस तरह एक जो हुकूमती फ़ोर्स थी हमलावर हुई और जब ये जुलूस वज़ीर आज़म हाउस की तरफ बढ़ने लगा था तो पूरे उस जुलूस को ही कमांडोज़ ने हमला करके उठा लिया था, गिरफ़्तार कर लिया था। और उस जुलूस में कमोबेश 35-40 सहाफ़ी मौजूद थे जिनको एक ट्रक में डालकर नामालूम मकाम की तरफ ले जाया गया और बाद में सिहाला के बदनाम ज़माना रेस्ट हाउस में थाने में रखा गया जाकर। ये एक बड़ी एक अजीब एक बड़ी दुख भरी कहानी है। ये आज हम आपको सुनाएंगे कि इसका उन सहाफ़ियों का जुर्म क्या था। उन्हें ये कहकर गिरफ़्तार किया गया था कि आप रेड जोन में क्यों दाखिल हुए हैं। और इस हवाले से जब वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ से हमारे वफ़द की मुलाकात हुई थी और उस वक्त वज़ीर आज़म का लबो लहजा क्या था और उन्होंने किस तरह सहाफ़ियों को ये धमकी दी कि ये रेड जोन है और यहाँ गोली मारने का हुक्म है, आर्डर है, इस पे भी हम आज बात करेंगे। उस तारीख़ी वाक़े का मैं आपको तफसील सुनाऊंगा। और इसी गुज़रे साल में जो एक दारुल हुकूमत में ही एक बहुत और बड़ा इंतहाई वहशतनाक वाक़या रूनुमा हुआ जब एक सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े अगवा किया गया और फिर वो जिस तरह उनको रात
रات के अंधेरे में वीरानों में ले जाकर फेंका गया और वो किस तरह ज़िंदगी बचाकर वापस आने में कामयाब हुए, ये भी हम बात करेंगे। और इसी जब 3 मई की हम बात कर रहे हैं तो अभी तक इब्सार आलम जो साबिक पैमरा के चेयरमैन हैं, बतौर चेयरमैन पैमरा, तो उनके जो इक़दामात हैं वो उनकी तारीफ़ नहीं की जा सकती, लेकिन बतौर सहाफ़ी उनको हम समझते हैं कि इख्तिलाफ़ राय अपनी जगह, लेकिन किसी को गोली मारने का हक़ नहीं दिया जा सकता। ये क्यों वाक़या हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम में, अहम प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब। और जब फ़रतुल्लाह बाबर का नाम आता है तो आज के इस गे गुज़रे दौर में जब बेहिसी है, एक खामोशी है, इस ऐसे हालात में फ़रतुल्लाह बाबर वो शख्सियत है जो एक सहाफ़ी भी है, सियासतदान भी है। उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए एक शानदार जदोजहद की है। हमेशा उन्होंने सहाफ़ियों के साथ मिलकर उनकी आवाज़ मलाई है। और अगर वो पार्लियामेंट में भी होते हैं तो उन्होंने हमेशा ऐसे कानून साजी के मसौदे तैयार किए हैं जिससे आज़ादी सहाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इस पे हम आज बात करेंगे जनाब फ़रतुल्लाह बाबर साहब से, और इसके बाद मैं बताऊंगा इस गुफ्तगू के बाद, जिनका मैंने पहले 2 बड़े वाक़यात का ज़िक्र किया है कि वो क्या कहानी है कि सहाफ़त रेड जोन में आज तक क्यों है। बहुत शुक्रिया फ़रतुल्लाह बाबर साहब, आज आपने रास्ता न्यूज़ को वक्त दिया है। आज 3 मई है। मैं तफसील में जाए बगैर आपकी जो काविशें हैं आज़ादी सहाफ़त के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। लेकिन आज क्योंकि बहुत अहम दिन है, हमारा दिन है, आपका दिन है, आवाम का दिन है, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से जनाब फ़रतुल्लाह बाबर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शमसी साहब। सबसे पहले मैं आपको और रास्ता न्यूज़ को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपने आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो बैनुल-अक़वामी दिन है, इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है और मुझे भी बात करने का मौका दिया है। देखिए, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को, सहाफ़ियों को, आमिल सहाफ़ियों को 3 तरह के ख़तरात अब दरपेश हैं। अगरचे पाकिस्तान का आइन ये कहता है आज़ादी इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी देता है, पाकिस्तान ने जो बैनुल-अक़वामी कोवेनेंट्स पे दस्तखत किए हैं उसके मुताबिक भी पाकिस्तान पाबंद है, लेकिन बदकिस्मती से सहाफ़त के ऊपर, इज़हार राय के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। 3 तरह की हैं। एक तो ये है कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी को ख़तरा है। 2000 से लेकर अब तक 140 सहाफ़ी जो हैं अपनी ड्यूटी के दौरान जान से हाथ धो बैठे हैं और कोई तहकीकात नहीं हो सकी सिवाय एक केस में, डेनियल पर्ल केस में। इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी फ़िज़िकल प्रोटेक्शन को ख़तरा है। दूसरा ये है कि सहाफ़ियों को उनका माशी कत्ल हो रहा है गुज़श्ता चंद सालों से, और गुज़श्ता चंद सालों से हज़ारों की तादाद में जो मीडिया पर्सन्स हैं उनको मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये एक उनको दूसरा ख़तरा है। और तीसरा ये है कि जो सहाफ़ी का काम मीडिया कंटेंट बनाना है, तो आजकल हमने देखा है कि मीडिया कंटेंट जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, या तो सेल्फ सेंसरशिप के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है या कानून के गलत इस्तेमाल के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर और 5G वार के नाम पर उनको कंट्रोल किया जाता है। तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों को ये 3 ख़तरात हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनकी माशी सूरत हाल को, माशी कत्ल हो रहा है, और उनका जो मीडिया कंटेंट है उस पर कदगने लग रही हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत ये गलत उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ हो रही हैं।
मोहतरम बाबर साहब ने बहुत अहम तफसील से 3 मई की अहमियत को उजागर किया है, और यकीनन जितनी एक वसी सोच आप रखते हैं, आम मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की आवाज़ें कुछ और भी हो जाती तो शायद हमारा समाज ज़्यादा रोशन होता। आपने बड़े एक इसके तारीख घोषे भी और ज़मीनी हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस हवाले से, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हमेशा बड़ा अहम किरदार रहा है। अगर हम 1973 के आइन को देखें जिसमें आज़ादी सहाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने हमेशा सहाफ़ियों के साथ कदम कदम मिलाकर उनकी हमायत की, और जब जब भी शब खून मारा गया आज़ादी सहाफ़त पर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़ुद सहाफ़ियों के जलसे में आई, एहतजाज में आई, और उन्होंने हमेशा एक मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी लीडर थी जो समझती थी कि आज़ादी सहाफ़त के बग़ैर जमहूरियत मुमकिन नहीं। लेकिन आज देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और आज़ादी सहाफ़त या सहाफ़त के दरमियान एक दूरियां सी नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पार्लियामेंट का क्या किरदार है, और आज़ादी सहाफ़त को यकीनी बनाने के लिए क्या कानून साज़ी होनी चाहिए, और आपने अब तक इस हवाले से जो मसवदे या कानून साज़ी के बिल पेश किए उन पर क्या नताइज हैं उनके। जी बाबर साहब। शुक्रिया, आपने शमसी साहब बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। आपका जो वेज बोर्ड अवार्ड है, आइन के अंदर इसका जो ज़िक्र है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस के ख़ात्मा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ का जो कानून है, RTI कानून, और उसके लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसका तो चेयरमैन भी मैं था। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सहाफ़त और आज़ादी सहाफ़त और जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के लिए एक बड़ा किरदार रहा है। जहाँ तक ये बात है कि अब PPP और सहाफ़ियों के दरमियान फ़ासले बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा शायद नहीं है। किसी हद तक तो ये हो सकता है कि सहाफ़ियों की तवक्कुआत हों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ तवक्कुआत हों। ये तो हो सकता है कि बाज़ औक़ात ये तवक्कुआत पर एक दूसरे पूरा न उतरते हों, लेकिन इसकी एक वजह है। वजह ये है कि सहाफ़त और हुकूमत ये एक दूसरे के ये मद्दे मुकाबिल हो ही जाते हैं, खा कोई भी हुकूमत हो। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये उनके नेचर ऑफ जॉब ही ऐसा है सहाफ़ी का कि वो हुकूमत के दोस्त तो नहीं बन सकते, वो तो हुकूमत के नाकिद ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई फ़ासले बढ़ गए हैं। फ़ासले बढ़ना या उनके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई की गई हो तो फिर तो कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी दौर में भी ख़ा मीडिया ने हमारे लीडर्स के बारे में और PPP की गवर्नमेंट के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर तमाम जमहूरी इक़्तिदार की पासदार है, उसकी अमीन है। और जैसे मैंने आपको तमाम कवानीन का हवाला दिया कि ये हमारे ही दौर में हुए थे, और ये जो सहाफ़ियों का जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन है, इसका ये कानून भी सेनेट की इंफॉर्मेशन कमेटी में उसका मसवदा जो था वो तैयार हो गया था। और हम अब भी मुतालबा करते हैं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट का कानून बनाया जाए, एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो स्पेशली सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे के लिए हो, और उसमें दोनों ट्रेजरी और अपोजिशन के अरकान शामिल हों। जिस तरह CPEC कमेटी है, जिस तरह डिफेंस कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट है, इसी तरह एक कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट होनी चाहिए, और वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। तो मैं समझता हूँ कि ये तासर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
وہ عامل صحافیوں سے یا آزادی صحافت کے اس منشور سے دور ہٹ رہی ہے، یہ تاثر میرا خیال ہے درست نہیں ہے۔ شکریہ جی، تھینک یو۔ بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب۔ دوستو، جس طرح آپ نے سنا، فرحت اللہ بابر صاحب نے اس بہت مختصر وقت میں جس پیرائے میں ساری صورتحال کی نشاندہی کی ہے، یقیناً الارمنگ ہے، اور انہوں نے جو تجاویز پیش کی ہیں اور جس قانون سازی کی ضرورت ہے، اس پر بھی موجودہ حکمرانوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ چلتے ہیں اس واقعے کی طرف، اس ریڈ زون میں کیا ہوا تھا، اور ہمارے حکمران ہمیشہ ریڈ زون میں کیوں رہتے ہیں، وہ کیوں عوام سے خوف زدہ رہتے ہیں، حالانکہ وہ عوام پر حکومت کرنے آتے ہیں، عوام کی تائید سے حکومتوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار کی راہداریوں میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں آزادی صحافت زہر لگتی ہے۔ میں جس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں کہ 2005 کو 3 مئی جب آئی تو پورا جلوس صحافیوں کا گرفتار کر لیا گیا تھا، تو اس کے بعد ایک نشست کا اہتمام کرایا گیا وزارت اطلاعات نے وزیر اعظم شوکت عزیز کے ساتھ کہ جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے جا سکیں۔ لیکن جب وزیر اعظم ہاؤس میں ہم پہنچے اور اس ڈیلیگیشن میں ہم کوئی 15 کے 20 لوگ تھے جنہوں نے باری باری بات کی اور ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا، اور یہ جو گرفتاری ہوئی تھی یا تشدد ہوا اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، ساتھ ہی آزادی صحافت اور صحافیوں کے معاشی حقوق کے حوالے سے بھی تفصیلاً بات کی، لیکن ان کے چہرے سے نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے کوئی اس صورتحال کو سنجیدہ لیا ہے۔ جب میری باری آئی تو میں نے ان سے ابھی گفتگو شروع ہی کی تھی، تو انہوں نے ایک دم کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ ریڈ زون ہے اور یہاں گولی مارنے کا آرڈر ہے۔ میں سمجھا کہ شاید یہ کچھ لائٹ موڈ میں بات کر رہے ہیں۔ میں نے پھر اپنی گفتگو جاری رکھی تو انہوں نے پھر کہا اور ذرا قدرے سخت لہجے میں کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ ریڈ زون ہے یا گولی مارنے کا آرڈر ہے۔ تو پھر کچھ احساس ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان جن کی حکومت نے ایک زیادتی کی ہے اس پر ہم احتجاج کرنے آئے ہیں، اور وہ ہماری بات سننے کے بجائے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کر رہے ہیں، اور تیسری بار انہوں نے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ یہ ریڈ زون ہے یا گولی مارنے کا آرڈر ہے۔ تو پھر دوستو جواب تو ان کو دینا تھا، اور ظاہر ہے کہ جس تنظیم سے میرا تعلق ہے وہ اس نے ہمیشہ ہماری لیڈرشپ نے حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ جناب وزیر اعظم صاحب، یہ وزیر اعظم ہاؤس لوگوں کا گھر ہے، یہاں لوگ آتے ہیں اپنی فریاد لے کر، انصاف کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو گولی سے چپ کرائیں گے تو ماریں گولی، ہم یہاں موجود ہیں۔ جس پر ایک ماحول انتہائی تلخ ہوا اور خدشہ تھا کہ صورتحال بے قابو ہو جاتی، اور جذبات کیونکہ اس ماحول ایسا بن چکا تھا، لیکن بیوروکریسی ایک دم کھڑی ہوئی، اور اتنے میں جب سخت لہجے میں جواب ملا تو وزیر اعظم بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے اور پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر کہنے لگے نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا جو بھی آپ کا مطلب تھا، بات یہ ہے کہ آپ جس تنظیم سے بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑے بڑے ڈکٹیٹر، بڑے بڑے آمر دیکھے ہیں، آپ تو ابھی اس کا اس طرح ایک چھائے ڈکٹیٹر کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ باتیں مت کریں۔ ناظرین، اس صورتحال کے بعد وہ جو میٹنگ تھی وہ بغیر کسی نتیجے سے ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ رویہ جو ہے گولی مارنے کا، ریڈ زون میں رہنے کا، وہ آج بھی جاری ہے، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 1963 کا پریس پبلیکیشن آرڈیننس دیکھیں جو زہریلا 1901 سامراج نے اس خطے میں غلامی کو پروان چڑھانے کے لیے مرتب کیا تھا، اس کی شکیں بھی 1963 کے اس کالے آئین اس آرڈیننس میں موجود تھی۔ اس کو ختم کرنے میں ہمیں 20 سال لگے۔ پھر آپ
ये देखें कि उसके बाद ज़ियाउल हक का ज़माना जो बिल्कुल ही बरहना था और वहाँ सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए, और उस ज़माने में जब हमारे 4 साथियों को कोड़े मारे गए, वो 13 मई आने वाली है, उस पर अलग प्रोग्राम होगा। उस वक्त आगा शाही जो वज़ीर ख़ारजा थे वो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए थे, लेकिन उनको बात करने से ये कहकर रोक दिया गया था, आप यहाँ बात नहीं कर सकते, आप उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं जहाँ सहाफ़ियों पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये रवैया जारी रहा, और जो फिर जमहूरी हुकूमतें भी आईं, नीब जमहूरी हुकूमतें भी आईं, उन्होंने भी चोरी चोरी उस मुर्दा प्रेस पब्लिकेशन आर्डिनेंस से अपनी मतलब की शिकें निकाल कर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं छोड़ा। नाज़रीन, आज अगर हम देखते हैं बज़ाहिर एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन इस जमहूरी हुकूमत ज़्यादा भयानक अंदाज में इसके इक़दाम नज़र आए हैं। एक तो इसके आते ही बड़े पैमाने पर मीडिया हाउसेस बंद हुए और मीडिया हाउसेस से बेरोज़गारी के सैलाब उमड़े, और इस वक्त कोई 30,000 के करीब सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स बेरोज़गार हैं। लेकिन इसके साथ साथ सहाफ़ियों की आवाज़ बंद कराने के लिए, एंकर्स को अपनी मर्जी के प्रोग्राम करने के लिए, उनको स्क्रिप्ट पर बात करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और बहुत से कवानीन भी बनाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस हुकूमत का ही ये तारीख़ है अभी हाल ही में कि इन्होंने मीडिया कोर्ट्स का भी फ़लसफ़ा दिया, और आज भी जो सूरत हाल है वो देखे अनदेखे जो दबाव है उसके नतीजे में आज की सहाफ़त जो एक सेल्फ सेंसरशिप का शिकार है। और अभी हाल ही में ये कहा गया है कि कोई भी जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती है या हुकूमत के इजलास होते हैं, उनकी कोई खबर शाया नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, सहाफ़ी जो आज़ादी सहाफ़त मांगता है वो अपने लिए नहीं होती, वो आम आवाम के लिए होती है कि उनकी हुकूमत उनके लिए क्या अच्छा बुरा कर रही है वो उन तक पहुँचाना होता है। लेकिन लगता है कि मौजूदा हुकूमत भी माजी के रवैये पर बिल्कुल पुख्तगी के साथ खड़ी है, लेकिन इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सहाफ़ी भी अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अफसोस कि वो बिखरे हुए हैं। आज जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान में जो तंजीम थी, मजबूत तंजीमें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिससे सरमायादार भी फ़ायदा उठा रहा है और हुकूमत भी अपने मन माने फ़ैसले कर रही है, और सहाफ़ियों को एक अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक ढालने के लिए वो सुबह शाम ख्वाब देखती है। और अभी जब ये हम 3 मई मना रहे हैं तो एक जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ की थी कि अबसार आलम सीनियर सहाफ़ी हैं, वो पैमरा के चेयरमैन भी रहे, उस हवाले से उनके फ़ैसलों से शदीद इख्तलाफात भी हैं, लेकिन ये बतौर सहाफ़ी उन पर जो हमला हुआ है कातलाना, ये इसकी भी आज हम मज़म्मत करते हैं इस 3 मई के हवाले से। और इसको बात को समेटते हुए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को अब अपने रवैये बदलना होंगे। उन्हें इस हकीकत से आगाह होना पड़ेगा कि अगर ज़िंदा समाज आप चाहते हैं, एक मुतहर्रिक समाज चाहते हैं, एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां जिसका दुनिया में एक इमेज हो, और आज वो इमेज 147 नंबर पर उसका जो अदाद व शुमार के ज़रिए आता है नंबर पर आता है। और अगर हम ये देखें कि 9/11 के बाद अब तक 140 सहाफ़ी मुख्तलिफ वाक़यात, पुरसरार वाक़यात में शहीद किए जा चुके हैं, और किसी का मुकदमा कमरा अदालत तक नहीं पहुंच सका। जब सूरत हाल ये हो तो फिर सोचना पड़ता है कि समाज किधर जा रहा है। क्या हमारी अशराफिया, हमारे हुक्मरान इस माशरे को हमेशा अंधेरे में रखना चाहते हैं, सोचों पर पहरे लगाकर हुक्मरानी करना चाहते हैं? तो यकीन कीजिए कि इस तरह के हुक्मरान माजी में भी आए और वो तारीख़ का कचरा बन गए। आज़ादी के सहाफ़त का जो परचम है वो हमेशा बुलंद रहता है, उसके लिए लोग लड़ते रहते हैं, और वो लड़ाई जारी रहेगी अपने हक़ के हसूल तक। दोस्तों, आज इतना ही, क्योंकि बहुत अहम दिन था, इस हवाले से मैं समझता हूँ
کہ ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کے مؤثر کردار کی ضرورت ہے، ٹریڈ یونین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، طلباء یونینز پر پابندی ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ پورا معاشرہ متحد ہو کر، خاص طور پر ہمارے وکلاء جو ماضی میں ایسی تحریکوں کا حصہ رہے ہیں، سب کو مل کر آزادی صحافت کو، اظہار خیال کے حق کو تحفظ دینا ہوگا۔ اگر ہم یہ ناکام ہوئے تو یقین کیجئے ہمارا سماج بہت پیچھے چلا جائے گا، پہلے ہی بہت پیچھے ہے، لیکن اندھیرے میں جب قافلے لٹ جاتے ہیں تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ دوستو، خدا حافظ۔